नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज आहुति। युगों से प्रकृति जीवन को पालती आ रही है, किंतु मानव ने निरंतर उसे आहत और अपमानित किया, इस हद तक शोषित किया कि प्रकृति को शुद्ध होकर शाप देना पड़ा। ऐसे ही शाप से जूझ रहा है वन रक्षक कोबी, शाप जिसे भुगतना ही पड़ता है या फिर देनी पड़ती है आहुति। यह कथा शुरू होती है सन 7009 के कोबी से, जिसे प्रकृति की चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त थी, किंतु उससे वह शक्तियां छीन ली जाती हैं खुद प्रकृति द्वारा। कोबी से अनजाने में जीवित हो उठा है एक युगों पुराना शाप। पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर है। अब वन रक्षक कोबी को उस शाप की काट की तलाश है, जिसके लिए उसे अपना युगों पुराना इतिहास जानना है। पृथ्वी के विनाश से पहले उसका संघर्ष शाप से है और एक गहरे षड्यंत्र से है, और दोनों ही उसके प्राणों के प्यासे हैं। अपने पूर्वजों का पीड़ादायक इतिहास जानते हुए वह यह समझ चुका है कि उसे देनी ही होगी अपने जीवन की आहुति। विस्तार से जानने के लिए देखें वन रक्षक एवं शापित रक्षक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोबी ने कहा, पश्चिमी गोलार्ध की विषैली हवाएं पूर्वी गोलार्ध की आबो हवा को भी विषैला बना रही हैं। पशु व मानव सभी प्रदूषण से विकृत हो रहे हैं। यह सब हुआ चैन के कारण, जो संतुलक चुरा ले गई है। मुझे संतुलक को पश्चिमी गोलार्ध से वापस लाना ही होगा। मैं भी भक्षकों में बदलता जा रहा हूँ। ओह, गरुड़ भी उग्र हो रहा है। ये पलटकर वार कर रहा है। मुझे इसे छोड़ना होगा। वैसे भी मैं पश्चिमी गोलार्ध में आ पहुंचा हूँ। अब मुझे जो करना है अकेले ही करना है। हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी ने अपनी गदा से पश्चिमी गोलार्ध पर प्रहार किया और बोला, आज तक कोबी ने अपना रक्षक वाला रूप ही दिखाया था, पर तुम लोगों ने उसे भक्षक बनने पर मजबूर कर दिया। अंधी आधुनिकता के चक्कर में प्रकृति के असली आनंद को नकार दिया। अब कोबी तुम्हें और मनमानी नहीं करने देगा। कोबी के आक्रमण ने भक्षकों के रक्षा दल को आमंत्रित कर दिया। कुछ ही पलों में कोबी उनसे घिर गया। कोबी ने कहा, तुम लोगों को एक बात पता नहीं है, दुश्मन मुझ पर जितना वार करते हैं मैं उन्हें सूद सहित वापस करता हूँ। रक्षा दल बोले, ये तो हमारी ही डिस्ट्रिक्ट रेंज है, इसे तो खरोंच भी नहीं लगी। कोबी ने कहा, मेरी बेल्ट न सिर्फ एनर्जी वार को सोख सकती है, बल्कि पलट कर वही वार शत्रुओं पर भी कर सकती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सम्राट रक्तिम का महल किस दिशा में है? कमांडर ब्रेंडेन ने कहा, किस दिशा में नहीं भेड़िया, किस दशा में बोल, क्योंकि तुझे तो महामहिम तक पहुंचाना ही है मुझे, लेकिन किस दशा में पहुंचाना है ये तो मुझे यानी कमांडर ब्रेंडेन को भी नहीं मालूम। सामने खड़े शख्स को देखकर कोबी हैरान रह गया। कोबी ने कहा, तुम कमांडर हो? कमांडर ब्रेंडेन बोला, सभी यही कहते हैं। तुमने कहा तुम्हारी बेल्ट एनर्जी को सोख लेती है, देखता हूँ कि मेरे सीरम को भी सोख सकती है या नहीं। कोबी ने कहा, उफ, इस तरल ने मेरे शरीर में जलन सी मचा दी है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। कमांडर ब्रेंडेन ने कहा, अब तू हिल भी नहीं पाएगा कोबी, बड़ा नाम सुना था तेरा, तू तो बड़ा आसान शिकार निकला। कोबी बोला, जब इतना नाम सुना है तो तुझे ऐसी गलतफहमी क्यों हो रही कि कोबी आसान शिकार है? तेरा ब्रेन वाकई ड्रेन है, इसे फोड़ डालना ही बेहतर होगा। ब्रेंडेन ने कहा, ये तूने क्या किया? एक ही ब्रेन था, वो भी फोड़ दिया। अब मैं कैसे सोचूंगा? मेरी छोड़, अब तू कैसे सोचेगा? कोबी सोचने लगा। इसके सिर से निकला तरल पदार्थ अलग अलग रूप ले रहा था। कमांडर ब्रेंडेन बोला, ये कैल्शी है, पूरा हड्डियों का बना है। इसकी हड्डियां तो कोई नहीं तोड़ सकता, पर ये किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। कोबी ने कहा, यह मेरी गदा का वार खाकर सीधा तो होकर दिखा दे। कमांडर बोला, ये फास्फो है, जैसा रंग है वैसा ही ढंग है। कोबी बोला, जैसा रंग वैसा ढंग, अब दिखा अपना रंग। कमांडर ने कहा, तू तो बहुत गर्म हो गया, ये ले सोडा, तुझे थोड़ा ठंडा करेगा। कोबी बोला, तू सोडा है ना, पेट के लिए अच्छा है, तुझे तो मैं ऐसे ही बचा जाऊंगा। कमांडर ने कहा, इन तीनों को पीटकर खुद को शेर समझ रहा है, अभी तो 3 ही गए हैं, 30 बाकी हैं। कोबी बोला, उसकी मुझे चिंता नहीं है शैतान, क्योंकि मुझे वो कहावत याद आ गई, नाटों की अकल घुटनों में होती है। ब्रेन के मरते ही वो सारे क्रीचर्स भी लुप्त हो गए। कोबी सोचने लगा, अरे ये क्या, सारी बिल्डिंग्स जमीन के अंदर समा गई, चारों ओर बस बंजर जमीन नजर आ रही है। और ये क्या, ये तो वृक्ष उगने शुरू हो गए। आश्चर्य, वृक्ष, वो भी पश्चिमी गोलार्ध में, वो भी इतने अजीब। वृक्षों ने कोबी को जकड़ लिया। तभी एक आवाज़ आई, ये हैं खतरनाक भक्ष वृक्ष, हमारे साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत से उगाए हैं, खास तुम्हारे स्वागत के लिए। तुझे हरियाली बहुत पसंद है ना? कोबी बोला, रक्तिम, तू शैतान? रक्तिम ने कहा, रक्तिम नहीं, भूखरक बोल। हाँ, वही भूखरक जिसने तुम्हें अपना दामाद, अपना वारिस, अपना सेना नायक बनाना चाहा था, पर तूने छल किया, मेरा ताज छीन लिया, मेरा सपना चूर कर दिया। कोबी ने कहा, छल तो तूने किया था भूखरक,
प्रतियोगिता के बहाने संसार के सारे वीरों को आपस में ही लड़वाकर मरवा दिया। तेरा इरादा कभी भी मेरा और सुकन्या का विवाह कराने का नहीं था। मैं तो तेरे विश्व विजय अभियान में एक मोहरा था। विश्व विजय के बाद तू मुझे समाप्त कर डालता। भूकरक ने कहा, हाँ सच कहा, मैं तो सुकन्या का विवाह ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुकन्या हमारी कुलदेवी के आशीर्वाद से जन्मी थी। उसमें दिव्य शक्तियाँ थीं जो उसका पिता और संरक्षक होने के नाते मुझे मिली हुई थी। उसका विवाह होते ही ये शक्तियाँ उसके पति में स्थानांतरित हो जाती, जो मुझे स्वीकार न था। मेरा काम तो हो ही गया था, मुझे ओथेपो का ताज मिल चुका था, मगर तेरे प्रेम ने सुकन्या को विद्रोही बना दिया और वो ताज लेकर भाग गई। मैंने तुझे मारना चाहा, पर सुकन्या बीच में आ गई और मारी गई। तेरे गुरु भाटिकी ने तो मुझे मार ही डाला था, पर किस्मत से मैं बच गया। ठीक होने के बाद मैंने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर ना तू मिला ना तेरा गुरु। तब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि तू सुरव्या के शाप से प्रतिमा में बदल गया। मेरे ज्योतिषों ने गणना कर बताया कि तू 50,000 साल बाद शाप मुक्त होगा। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तब अचानक मेरे सामने आशा की किरण बनकर आई देवी तामसी। देवी तामसी ने कहा, भूकरक, इन मामूली शक्तियों से विश्व विजय नहीं मिलेगी। महान उद्देश्य के लिए महान शक्तियाँ चाहिए, जो तुम्हें सिर्फ मैं दे सकती हूँ। देवी तामसी की शक्तियाँ पाकर मैं एक सामान्य सम्राट से भगवान बन गया, शैतान का भगवान। अब मेरी शक्तियाँ समय की सीमा से परे हो गई और मैंने ओथेपो को ताज को हासिल करने के लिए अपने दूत भेजे, कभी पिशाचिनी के रूप में, कभी वेयरवुल्फ के रूप में। मैं हर बार असफल रहा, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार जो शस्त्र मैंने चुना है उसकी काट तेरे पास भी नहीं है, यानी तेरी प्रेयसी जैन। कोबी ने कहा, कैसे कैसे किया तूने ये सब दुष्ट? मेरी जैन मेरे विरुद्ध कैसे हो गई? रक्तिम ने कहा, मैंने 5,000 साल पीछे जाकर जैन की भस्म प्राप्त की। उस भस्म का अपनी प्रयोगशाला में कुछ तत्वों के साथ संयोग कर एक भक्षक शरीर बना डाला और जैन की प्राण शक्ति खींचकर उसमें डाल दी और बन गई रीवा। उस रीवा को भेजा मैंने तेरे क्षेत्र में। मैं जानता था कि उसे देखते ही तेरा दीवानापन छलक कर बाहर आएगा और तू उसे अपने किले में ले जाएगा, जहाँ से उसे संतुलक लेना और उसी तिलिस्म से 5,000 साल पीछे अतीत में जाकर ओथेपो का ताज हासिल कर भूकरक को सौंपना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब संतुलक के ना होने से यहाँ तेरा संसार मिटेगा और वहाँ 5,000 साल पीछे भूकरक तुम्हारे विभक्त रूप को मारकर वहाँ अपना कब्जा करेगा। 5,000 साल भूतकाल में कोबी और भेड़िया के मरते ही यहाँ भविष्य में तू भी खत्म हो जाएगा। देवी तामसी की कृपा से हम भक्षक हमेशा जीवित रहेंगे, पर मानवों का अस्तित्व मिट जाएगा हमेशा के लिए। कोबी सोचने लगा, आह, रक्तिम चला गया मुझे मौत के मुंह में छोड़कर। अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ मेरी वजह से। मेरा प्रेम पाश बनकर मेरे कर्तव्य से जकड़ गया। ये कैसा अनर्थ हो गया भेड़िया देवता? नहीं, मैं अपने प्रेम को प्रकृति के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगा। मेरा प्रेम अमर है, उसे मेरे हृदय से कोई नहीं मिटा सकता। मैं अतीत में जाऊंगा और जैन को मार डालूंगा। ना रहेगी जैन और ना रहेगी उसकी प्राण शक्ति। फिर रीवा का भी अस्तित्व मिट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रहा मेरा गरुड़, ये पूर्ण भक्षक बन चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई तेज सवारी नहीं है। मुझे इस गरुड़ को ही अपना वाहन बनाना होगा। इससे पहले भी मैंने कई बिगड़ैल पशुओं को साधा है, इस बार भी यही करूंगा। मेरे मर्म प्रहार से ये बिलबिला जाएगा और गर्दन घुमाकर वार नहीं कर पाएगा। अब बस मुझे इसे दिशा देनी है। जल्द ही भेड़िया अपने किले के सामने खड़ा था। वृद्धक ने कहा, कोबी देवता, आपको चिकित्सा की आवश्यकता है, आप अत्यंत घायल हैं। कोबी बोला, घाव तो वीरों का आभूषण होता है वृद्धक, मुझे चिकित्सा की नहीं हौसले की जरूरत है, क्योंकि जैन को मारने के लिए मुझे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सन 2009। जैन कोबी और भेड़िया को ढूंढे न मिल रही थी। भेड़िया ने कहा, निशाचियों का हमला। भेड़िया ने निशाचियों पर प्रहार किया। कोबी ने कहा, हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी ने अपनी गदा की प्रहार से निशाचियों को मार गिराया। कोबी की भेड़िया फौज का सिपाही कोई खबर लाया था। फूजो ने कहा, मुझे बताओ, तुम जैन की खोज में गए थे, क्या वो मिल गई? मुझे ले चलो वहाँ उसके पास। भेड़िया फूजो को लेकर जैन के पास चल दिया। फूजो ने कहा, जैन, तुम कहाँ चली गई थी और ये क्या कर रही हो? जैन बोली, मैं अखंड व्रत आरंभ करने जा रही हूँ फूजो बाबा। फूजो ने कहा, कैसा अखंड व्रत? यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो, जंगल पर शैतानों का हमला हो गया है। जैन ने कहा, मैं जानती हूँ बाबा, और ये भी जानती हूँ कि इस तबाही को रोक सकती है केवल ओथेपो की शक्ति, जिसे केवल कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्तियों का धारक कोबी ही प्राप्त कर सकता है। इस व्रत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। कोबी और भेड़िया में समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस उनके शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में समा जाएगी। मेरे जीवन का महान सपना पूरा होगा। कोबी और भेड़िया एक हो जाएंगे।
जंगल पर मंडरा रही तबाही को रोकना है तो मुझे करना ही होगा अखंड व्रत। फूजो ने कहा, तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि फोबोस और मोबोस की निर्माणकारी व विध्वंसक शक्तियों का तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा? जैन ने कहा, मेरी मौत से अधिक कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर विखंडित हो जाएगा। जंगल और भेड़िया को तो मैं छोड़ ही चुकी हूँ। अब ये शरीर भी न रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब तो ये व्रत शुरू भी हो चुका है फूजो बाबा। फूजो ने सोचा, ये लड़की पागल हो गई है। भेड़िया तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है। ये भेड़िए कहाँ चले गए? मुझे खुद ही जाना होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।